अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान अदबी फोरम में खुश आमदीद। इस प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में अदबी और मालूमाती वीडियोस पेश करते हैं। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर की तारीख से पर्दा उठा रहे हैं और आपको तारीखी पस मंतर में लाहौर शहर की सैर करवाएंगे। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला अब तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाहौर सूबा पंजाब पाकिस्तान का दार अल हुकूमत और दूसरा बड़ा शहर है। इसे पाकिस्तान का सकाफती, तालीमी और तारीखी मरकज़ और पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर कहा जाता है। ये शहर दरियाए रावी के किनारे वाक़ है। इस शहर की आबादी 1 करोड़ के करीब है और ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। लाहौर का शुमार दुनिया के कदीम और अहम तरीन शहरों में किया जाता है। जिंदा दिलान लाहौर के रिवायती जोश और जज्बे के बाइस इसे बजा तौर पर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर की इंतहाई कदीम तारीख हज़ारों साल पर फैली हुई है। पुरानों के मुताबिक राम के बेटे राजा लो ने शहर लाहौर की बुनियाद रखी और यहाँ एक किला बनवाया। 10वीं सदी तक ये शहर हिंदू राजाओं के ज़ेरे तसल्लुत रहा। 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी ने पंजाब फतह करके अयाज को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया और लाहौर को इस्लाम से रूशनास कराया। शहाब अल-दीन गौरी ने 1186 में लाहौर को फतह किया। बाद अज़ां ये ख़ानदान गुलामा के हाथों में आ गया। 1290 में खिलजी ख़ानदान, 1320 में तुगलक ख़ानदान, 1414 सैयद ख़ानदान, 1451 लोधी ख़ानदान के तहत रहा। ज़हीर अल-दीन बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में मुग़लिया सल्तनत वजूद में आई। मुग़लों ने अपने दौर में लाहौर में अजीम अलशान इमारत तामीर करवाईं और कई बागात लगवाए। अकबर आज़म ने शाही किला को असरेनो तामीर करवाया। शाहजहां ने शालामार बाग तामीर करवाया जो अपनी मिसाल अब है। 1646 में शहजादी जहां आरा ने दरियाए रावी के किनारे चौबुर्जी बाग तामीर करवाया, जिसका बैरूनी दरवाज़ा आज भी मौजूद है। 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने शाही किला के सामने बादशाही मस्जिद तामीर करवाई। 1739 में नादिर शाह और 1751 में अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर कब्जा जमाया। बाद अज़ां 1765 में सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। सिख दौर में मुग़लिया दौर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया और उनकी बेहुरमती की गई। अंग्रेज़ों ने 1849 में सिखों को शिकस्त देकर पंजाब को बरतानवी सल्तनत में शामिल कर लिया। लाहौर को एक मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ कि 30 मार्च 1940 को अल इंडिया मुस्लिम लीग ने कायदे-ए-आज़म के ज़ेर सदारत करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को अपना अलग आज़ाद मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। फरवरी 1974 में इस शहर ने दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी की। कदीम लाहौर शाही किला के साथ वाक़ है, जिसे अंदरून लाहौर भी कहा जाता है। लाहौर के गिर्द एक फसील मौजूद थी जिसमें 13 दरवाजे थे, जो कि सिखों के दौर तक गुरूब आफ्ताब के साथ बंद कर दिए जाते थे। इनमें से कुछ दरवाजे अब भी मौजूद हैं। 13 दरवाज़ों के नाम भाटी दरवाज़ा, लोहारी दरवाज़ा, शाह आलमी दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, यकी दरवाज़ा, शीरानवाला दरवाज़ा, कश्मीरी दरवाज़ा, मस्ती दरवाज़ा, दहली दरवाज़ा, रोशनाई दरवाज़ा, टकसाली दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा है। 20वीं सदी में कदीम लाहौर के मुज़ाफ़ात में कई जदीद बस्तियों का इजाफ़ा हुआ, जो कि अब भी जारी है। उर्दू के नामवर मुज़ा निगार पतरस बुखारी ने अपने मज़मून लाहौर का जोग्राफिया में इसका हुदूद अरबा यूं बयान किया है। कहते हैं, किसी ज़माने में लाहौर का हुदूद अरबा भी हुआ करता था, लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनसिपलिटी ने इसको मनसूख कर दिया है। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़या है और रोज़ बरोज़ वाक़ेतर हो रहा है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा, जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। यूं समझिए कि लाहौर एक जिस्म है जिसके हर हिस्से पर वरम नमूदार हो रहा है, लेकिन हर वरम मवाद फासिद से भरा है। गोया ये तौसी एक आर्ज़ा है जो इसके जिस्म को लाहिक है। लाहौर के करीब शहर अमृतसर सिर्फ 31 मील दूर वाक़ है,
जो सिखों की मुक़द्दस तरीन जगह है। इसके शुमाल और मगरिब में ज़िला शेखुपुरा, मशरिक़ में वाहगा और जुनूब में ज़िला कसूर वाक़े है। दरियाए रावी लाहौर के शुमाल मगरिब में बहता है। मुख्तलिफ कुतुब में लाहौर के ये नाम मिलते हैं: लेवर, लानवर, लोर, वेवर, व्योवर, लावेआवर, लेऔर, लानहौर, लेवार, लाहौर। लाहौर के बारे में सबसे पहले चीन के बाशिंदे सोजो ज़ेंग ने लिखा, जो हिंदुस्तान जाते हुए लाहौर से 630 ईस्वी में गुजरा। ये कदीम हवालाजात इस बात के गमाज़ हैं कि अवाइल तारीख से ही ये शहर अहमियत का हामिल था। दरहकीकत इसका दरिया के किनारे पर और एक ऐसे रास्ते पर वाक़े होना जो सदियों से बैरूनी हमला आवरों की रहगुजर रहा है, इसकी अहमियत का ज़ामिन रहा है। फतू अल बिल्दान में दर्ज सना 666 ईस्वी के वाक़यात में लाहौर का जिक्र मिलता है, जिससे इसका अहम होना साबित होता है। 7वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में लाहौर एक गुज्जर चौहान बादशाह का पाया तख्त था। फरिश्ता के मुताबिक 682 में किरमान और पेशावर के मुस्लिम पठान कबाइल राजा पर हमला आवर हुए। 5 माह तक लड़ाई जारी रही और बिलाखिर सॉल्ट रेंज के गखड़ राजपूतों के ताउन से वो राजा से इसके कुछ इलाके छीनने में कामयाब हो गए। 9वीं सदी ईस्वी में लाहौर के हिंदू राजपूत चित्तौड़ के दिफा के लिए मकामी फौजों की मदद को पहुंचे। 10वीं सदी ईस्वी में खरासान का सूबादार सबुक्तगीन इस पर हमला आवर हुआ। लाहौर का राजा जेपाल, जिसकी सल्तनत सरहिंद से लमगेन तक और कश्मीर से मुल्तान तक वसी थी, मुकाबला के लिए आया। एक भट्टी राजा के मशवरे पर राजा जेपाल ने पठानों के साथ इत्तेहाद कर लिया और इस तरह वो हमला आवर फौज को शिकस्त देने में कामयाब रहा। गजनी के तख्त पर काबिज होने के बाद सबुक्तगीन एक दफा फिर हमला आवर हुआ। लमगेन के करीब घुमसान का रन पड़ा और राजा जेपाल मिलगोब होकर अमन का तालिब हुआ। ते ये पाया कि राजा जेपाल तावान जंग की अदायगी करेगा और सुल्तान ने इस मकसद के लिए हर करे राजा के हमरिकाब किए। लाहौर पहुंचकर राजा ने मुआहिदे से इन्हिराफ किया और सबुक्तगीन के हरकारों को मुक़य्यद कर दिया। इस इत्तिला पर सुल्तान गैज़ व ग़ज़ब में दोबारा लाहौर पर हमला आवर हुआ। एक दफ़ा फिर नान कारज़ार गर्म हुआ और एक दफ़ा फिर जेपाल को शिकस्त हुई और दरियाए सिंध से परे का इलाका इसके हाथ से निकल गया। दूसरी दफ़ा मुसलसल शिकस्त पर दिलबर्दाश्ता होकर राजा जेपाल ने लाहौर के बाहर खुद सोजी कर ली। मालूम होता है कि सुल्तान का मकसद सिर्फ राजा को सबक सिखाना था, क्योंकि इसने मफतूहा इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल नहीं किया और 1008 ईस्वी में जब सबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ तो जेपाल का बेटा आनंद पाल एक लश्कर जर्रार लेकर पेशावर के करीब मुकाबला के लिए आया। महमूद की फौज ने आतिशगीर मादे की गोलाबारी की, जिससे आनंद पाल के लश्कर में भगदड़ मच गई और उनकी हिम्मत टूट गई। नितजताया कुछ फौज भाग निकली और बाकी काम आई। इस शिकस्त के बावजूद लाहौर बदस्तूर महफूज रहा। आनंद पाल के बाद इसका बेटा जेपाल तख्त नशीन हुआ और लाहौर पर इस खानदान की अमलदारी 1022 तक बरकरार रही। हुद के महमूद अचानक कश्मीर से होता हुआ लाहौर पर हमला आवर हुआ। जेपाल और उसका खानदान अजमेर में पनाह गुज़ीन हुआ। इस शिकस्त के बाद लाहौर गजनवी सल्तनत का हिस्सा बना और फिर कभी भी किसी हिंदू सल्तनत का हिस्सा नहीं रहा। महमूद के पोते मौदूद के अहन हुकूमत में राजपूतों ने शहर को वापस लेने के लिए चढ़ाई की, मगर 6 माह के मुहासरे के बाद नाकाम वापस हुए। लाहौर पर कब्जा करने के बाद महमूद गजनवी ने अपने पसंदीदा गुलाम मुल्क अयाज को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसने शहर के गिर्द दीवार कायम करने के साथ साथ कला लाहौर की भी बुनियाद रखी। मुल्क अयाज का मज़ार आज भी बैरून टकसाली दरवाज़ा लाहौर के पहले मुसलमान हुक्मरान के मज़ार के तौर पर मरूफ है। गजनवी हुक्मरानों के अबतद 8 हुक्मरानों के दौर में लाहौर का इंतज़ाम सूबादारों के ज़रिए चलाया जाता था, ताहम मसूद सानी के दौर में 1098 ता 1114 दारुल हुकूमत आर्जी तौर पर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद गजनवी खानदान के 12वें ताजदार खुसरो के दौर में लाहौर एक दफ़ा फिर पान तख्त बना दिया गया और उसकी यह हैसियत 1186 में गजनवी खानदान के ज़वाल तक बरकरार रही। गजनवी खानदान के ज़वाल के बाद गौरी खानदान और खानदान गुलामान के दौर में लाहौर सल्तनत के खिलाफ साजिशों का मरकज़ रहा।
درحقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلہ میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی اور ایک دفعہ گکھڑ راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 میں امیر تیمور بے صغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کیا۔ تاہم اپنے پیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبہ دار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گکھڑ راجپوتوں کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دون حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ تاریخ گواہ ہے کہ لاہور کو پہلے عروس البلد لاہور بھی کہتے تھے اور یہ علاقہ ملتان کی عظیم سلطنت کا حصہ ہوتا تھا، اور اس وقت ملتان کی سرحدیں ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ مغلیہ دور بابر پہلے سے ہی ہندوستان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دولت خان لودھی کی دعوت نے اس پر مہمیز کا کام کیا۔ لاہور کے قریب بابر اور ابراہیم لودھی کی افواج میں پہلا ٹکراؤ ہوا جس میں بابر فتحیاب ہوا، تاہم صرف 4 روز کے وقفہ کے بعد اس نے دہلی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ابھی بابر سرہند کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے دولت خان لودھی کی سازش کی اطلاع ملی، جس پر وہ اپنا ارادہ منسوخ کر کے لاہور کی جانب بڑھا اور مفتوحہ علاقوں کو اپنے وفادار سرداروں کے زیر انتظام کر کے کابل واپس ہوا۔ اگلے برس لاہور میں سازشوں کا بازار گرم ہونے کی اطلاعات ملنے پر بابر دوبارہ عازم لاہور ہوا۔ مخالف افواج راوی کے قریب مقابلہ کے لیے سامنے آئیں، مگر مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ نکلے۔ لاہور میں داخل ہوئے بغیر بابر دہلی کی طرف بڑھا اور پانی پت کی لڑائی میں فیصلہ کن فتح حاصل کر کے دہلی کے تخت پر قابض ہوا۔ اس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی ابتدا لاہور کے صوبہ دار کی بابر کو دعوت سے ہوئی۔ 1540 میں ہمایوں کے بیٹے اکبر کی افواج نے پانی پت کے میدان میں سوری افواج کو شکست دی اور پھر جلد ہی دہلی اور پھر آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ 1575 میں اکبر نے قلعہ لاہور کی از سر نو تعمیر کی اور لاہور کو سلطنت کا دار الحکومت بنایا۔ اس کے بعد شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے ادوار میں قلعے میں توسیع اور عمارات تعمیر کی۔ 1641 میں شاہ جہان نے شالامار باغ تعمیر کروایا۔ 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے قلعہ لاہور کے سامنے عظیم الشان بادشاہی مسجد تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ مغل دور میں کئی عالی شان عمارات اور باغات لگوائے گئے۔ اندرون لاہور، جسے قدیم لاہور بھی کہا جاتا ہے، کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کی گئی جس میں 12 دروازے بنائے گئے۔ انگریزوں کے دور میں شہر اور قلعہ لاہور کے حفاظتی حصار کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ 17ویں صدی کے دوران میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ لاہور پر اکثر پر حملہ کیا جاتا رہا، حکومتی عملداری کا فقدان رہا۔ 1761 تک احمد شاہ ابدالی نے مغلوں کی باقیات سے پنجاب اور کشمیر چھین لیا۔ بعد ازاں سلطنت دہلی اور مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران خطے کے مختلف حصوں کے حکمران رہے۔ صوفیہ کی آمد کی وجہ سے لاہور کا علاقہ مسلم اکثریتی علاقہ بن گیا۔ 1740 کی دہائی افراتفری کی رہی۔ 1745 سے 1756 کے درمیان میں شہر کے 9 گورنر رہے۔ 1756 سے پانی پت کی تیسری لڑائی تک جو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں درمیان میں ہوئی، لاہور اور پشاور مرہٹوں کے قبضے میں رہے۔ تاہم مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس افغانستان چلا گیا، جس سے علاقے میں عدم استحکام پیدا ہوا۔ 1801 میں رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھوں کے 12 مسل متحد ہو کر ایک نئی قوت کے طور پر سامنے آئے۔ سکھ دور شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں بھی سکھ مت اتنا واضح اور الگ مذہب نہیں بنا تھا، لیکن آثار نمایاں ہونے لگے تھے کہ اب سکھ مغلیہ سلطنت کے مرکز برائے پنجاب یعنی لاہور کی بجائے امرتسر کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ سکھ ذرائع کے مطابق شہنشاہ جہانگیر کے کہنے پر ادی گرنت میں ترامیم سے گرو ارجن کے انکار پر اس نے خسرو کو امداد فراہم کرنے کا بہانہ بنا کر ان کو قتل کروا دیا تھا۔
और इस बात में उनके बेटे और छठे गुरु हरगोबिंद 1595 تا 1644 को अस्करी ताकत की जानिब माइल कर दिया था, जिसके रद्द अमल के तौर पर जहांगीर ने एक बार अमृतसर से हरगोबिंद को गिरफ्तार भी किया लेकिन फिर आज़ाद कर दिया। हरगोबिंद ने मुगलिया सल्तनत को नाजायज करार देकर अपने पैरोकारों को इसे तस्लीम करने से मना कर दिया था और गुरु को खुदा की जानिब से दी जाने वाली सल्तनत को जायज करार दिया। शाहजहां के दौर 1628 تا 1658 में रामदासपुर अमृतसर पर हमला किया गया और हरगोबिंद ने अमृतसर से भागकर करतारपुर में सुकूनत इख्तियार की। औरंगजेब के तब्दील होते हुए किरदार ने मुख्तलिफ वाक़यात को जन्म दिया, जिनमें एक सिखों से मामलात का वाक़े भी है, जिसमें महसूल अजिज़िया पर होने वाली माशियाती कशमकश को मजहब और खुद मुख्तारी से जोड़ दिया गया। तेग बहादुर के कत्ल को मुतअद्दिद तारीख़ी दस्तावेज़ात में सिख मुस्लिम नाचाकी या नफ़रत का आगाज़ कहा जाता है। 18वीं सदी के अवाखिर में मुगलिया सल्तनत ज़वाल पजीर थी। दुरानी सल्तनत और मराठा सल्तनत की तरफ से बार बार हमले पंजाब में इक़्तिदार के खला का बाइस बने। सिख मसलोहे की दुरानी सल्तनत से झड़पें शुरू हो गईं और आखिरकार भंगी मसल लाहौर पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। 1799 में ज़मान शाह दुरानी के हमले के बाद खित्ता मज़ीद गैर मुस्तहकम हो गया, जिसके नतीजे में रंजीत सिंह को अपनी हैसियत को मजबूत करने में मदद मिली। रंजीत सिंह का ज़मान शाह दुरानी के साथ झड़पों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें रंजीत सिंह भंगी मसल और दीगर इत्तेहादियों की मदद से कामयाब हुआ और खित्ता सिखों के ज़ेर इंतज़ाम आ गया। लाहौर पर कब्जा करने के बाद सिख फौज ने फौरी तौर पर शहर में लूट मार शुरू कर दी, जो रंजीत सिंह के बादशाह बनने के ऐलान तक रही। इसके बाद से लाहौर सिख सल्तनत का दार अल हुकूमत बना। मुगलिया दौर के लाहौर की आलीशान इमारत 18वीं सदी अवाखिर में खंडर बन गईं। सिख हुक्मरानों ने लाहौर की कीमती मुगल यादगारों को लूटा और कीमती मुरस्सा पत्थर और सफ़ेद संगमरमर उतार कर सिख सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया। इस लूटमार का शिकार अहम यादगारों में मकबरा आसिफ खान, मकबरा अनारकली और मकबरा नूर जहां शामिल हैं। शालामार बाग का तमाम संगमरमर उतार कर अमृतसर में रंजीत सिंह के रामबाग महल की तामीर के लिए बुझवा दिया गया। बागात का अकीक दरवाज़ा लहना सिंह मुजीठा, जो सिख दौर के लाहौर के गवर्नरों में से एक था, ने फरोख्त कर दिया। रंजीत सिंह की फौज ने लाहौर में सबसे अहम मुगल मसाजिद की बेहुरमती भी की। बादशाही मस्जिद को एक असलहा डिपो और रंजीत सिंह के घोड़े के अस्तबल में तब्दील कर दिया गया। अंदरून लाहौर की सुनहरी मस्जिद को एक मुद्दत के लिए गुरुद्वारा में तब्दील कर दिया गया, जबकि मरियम ज़मानी बेगम मस्जिद को एक बारूद फैक्ट्री बना दिया गया। सिख सल्तनत के तहत तामीरनों का काम मुगलों से मुतासिर होकर किया गया। रंजीत सिंह खुद लाहौर कला में मुंतकिल हो गया और सिख सल्तनत के इंतज़ाम के लिए इसे मरकज़ बनाया। 1812 तक सिखों ने अकबर के ज़माने की असल दीवारों के अर्द गिर्द बैरूनी दीवारें बनाकर शहर का दिफा मजबूत बनाया। इसके इलाका शाहजहां के तनज़्ज़ुल पज़ीर शालामार बाग को भी जुज़वी तौर पर बहाल किया। सैयद अहमद बरेलवी ने 1821 में सिख सल्तनत के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया, जिसके नतीजे में तहरीक मुजाहिदीन वजूद में आई। सिखों से हासिल करदा मफतूहा इलाकों में इस्लामी कवानीन नाफिज किए, लेकिन बिलाखिर 1831 में महाराजा रंजीत सिंह की अफवाज से लड़ते हुए बालाकोट के मैदान में सैयद साहिब और उनके बाज रुफ़क़ा ने जाम शहादत नोश किया। बरतानवी दौर। बरतानवी राज के आगाज़ में लाहौर की आबादी का तखमीना 1,20,000 था। बरतानवी कब्ज़ा से लाहौर बुनियादी तौर पर शहर के फसील के अंदर और कुछ नवाही मैदानी इलाके के बस्तियों जिसमें बागबानपुरा, बेगमपुरा, मजंग और कला गुजर सिंह पर मुश्तमिल था। बरतानवी दौर में अंदरून लाहौर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, वो उनकी तमाम तर तवज्जो लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों और ख़त पंजाब के ज़रख़ेज़ देही इलाकों पर मरकूज़ रही। अंग्रेज़ों ने अंदरून शहर की बजाय शहर के जुनूब में एक इलाके को अपना मरकज़ बनाया, जिसे सिविल स्टेशन कहा जाता था। इसके अलावा शहर की फसील और कला लाहौर की फसील को गैर मुअस्सर कर दिया ताकि कोई कलाबंदी मुमकिन ना रहे। इब्तिदाई बरतानवी दौर में सिविल स्टेशन में वाक़े मुमताज़ मुग़ल दौर की यादगारों को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और कभी कभी उनकी बेहुरमती भी की गई। मकबरा अनारकली को इब्तिदाई तौर पर दफातर के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि 1851 में इसे एक गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया।
اسی دور میں دائی انگا مسجد کو ریلوے انتظامیہ کے دفاتر میں تبدیل کیا گیا۔ مقبرہ نواب بہادر خان کو ایک گودام میں اور مقبرہ میر مانو کو ایک شراب کی دکان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے کئی دیگر عمارات کو سول سیکریٹریٹ، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اور اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر کے لیے استعمال کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز غدر قرار دیتے ہیں، کے بعد شہر سے باہر لاہور ریلوے اسٹیشن تعمیر کیا۔ اس کے ڈھانچے قلعے کے انداز میں موٹی دیواروں میں توپیں داغنے کے سوراخوں کے ساتھ دفاع حکمت عملی کے تحت تعمیر کیا، تاکہ مستقبل میں ممکنہ بغاوت کی صورت میں ایک محفوظ حصار کے طور پر کام آ سکے۔ برطانوی دور کے اہم سرکاری ادارے اور تجارتی مراکز سول اسٹیشن کے 1.5 میل کے علاقے میں مرکوز رہے، اور اسی کے پہلو میں مال روڈ بنائی گئی، جہاں لاہور کے فوجی علاقوں کے برعکس برطانوی اور مقامی لوگوں کے اختلاط کی اجازت دی گئی۔ مال روڈ لاہور کی شہری انتظامیہ کے مرکز کے ساتھ جدید تجارتی علاقوں میں سے ایک ہے۔ برطانوی راج کے دوران میں مال روڈ پر کئی قابل ذکر ڈھانچے تعمیر کیے گئے، جن میں منٹگمری ہال، جو موجودہ دور میں قائد اعظم لائبریری ہے، اور لارنس گارڈنز اہم ہے۔ باغات میں لندن کے رائل بوٹین گارڈنز سے بھیجے گئے 600 سے زیادہ اقسام کے درخت اور پودے اگائے گئے۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے وسیع علاقے پر لاہور کنٹونمنٹ کی بنیاد بھی رکھی۔ 1857 میں ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کے موقع پر کئی اہم عمارات تعمیر کی گئیں، جن میں لاہور عجائب گھر اور میو اسکول آف آرٹس سب سے اہم ہے۔ دیگر اہم عمارات میں ایچیسن کالج، لاہور ہائی کورٹ اور یونیورسٹی آف پنجاب قابل ذکر ہے۔ لاہور میں اس دور کی اہم عمارت کا ڈیزائن سر گنگا رام نے بنایا۔ 1901 میں انگریزوں نے لاہور میں مردم شماری کروائی، جس کے مطابق فصیلدار شہر میں 20,621 گھر تھے، اور ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ افراد لاہور میں مقیم تھے۔ تحریک آزادی ہند میں لاہور کا بہت اہم کردار رہا۔ 1940 میں محمد علی جناح کے زیر صدارت انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہو، جس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ تحریک آزادی میں کردار۔ لاہور کا کردار تحریک پاکستان اور تحریک آزادی ہند میں نمایاں رہا۔ 1929 میں جواہر لال نہرو کی قیادت میں کانگریس کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی گئی، جسے 29 دسمبر 1929 کی آدھی رات کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اسی موقع پر ترنگا، درمیان میں چکرا سمیت، کو بھارت کے معاصر قومی پرچم کے طور پر لہرا گیا، جسے ہزاروں لوگوں نے سلامی دی۔ لاہور جیل آزادی کے لیے لڑنے والوں کو حراست میں رکھنے کی ایک جگہ تھی۔ انقلابی بھگت سنگھ کو بھی لاہور جیل میں پھانسی دی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر صدارت انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس 1940 میں لاہور میں منعقد ہوا، جس میں پہلی مرتبہ 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا اور قرارداد لاہور منظور کی گئی۔ آزادی کے بعد برطانوی راج سے آزادی کے بعد نئی ریاست پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور لاہور اس کے صوبے پنجاب کا دار الحکومت بنا۔ آزادی کے موقع پر ہونے والے فسادات کی زد میں کئی لاہور کی کئی عمارات بھی آئیں۔ تنظیم تعاون اسلامی کے تحت دوسری سمٹ کانفرنس 1974 کو لاہور میں منعقد ہوئی۔ 1965 میں پاک بھارت جنگ کے دوران میں لاہور بھی میدان جنگ بنا۔ 1996 میں بین الاقوامی کرکٹ کونسل کے ہونے والے کرکٹ عالمی کپ کا فائنل میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا۔ فصیل کے اندر شہر، جسے اندرون لاہور کہا جاتا ہے، لاہور کا قدیم ترین اور تاریخی حصہ ہے۔ 2009 میں عالمی بینک کی مدد کے ساتھ اندرون لاہور کی اصل صورت میں بحالی کے لیے کام شروع کیا گیا۔ لاہور اعلامیہ۔ لاہور اعلامیہ ایک 2 طرفہ معاہدہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے مابین 21 فروری 1999 کو طے پایا۔ اس معاہدے پر بھارت کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، جبکہ پاکستان کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ لاہور میں تاریخی مذاکرات کے بعد طے پایا تھا۔ لاہور اعلامیہ تاریخی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ دونوں ممالک میں ایٹمی تجربات کے بعد ہونے والا معاہدہ جو دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں بڑی پیش رفت قرار دیا جا سکتا ہے۔
गो कि इस मुआहदे की अहमियत मई 1998 के एटमी धमाकों के तनाजुर में निहायत वाज़े थी, लेकिन मई 1999 में शुरू होने कारगिल जंग ने अमन के अमल को धचका लगाया और ये एलामिया गैर मुअस्सर होकर रह गया। जोग्राफिया। लाहौर शहर के शुमाल और मगरिब में शेखुपुरा, मशरिक में वाहगा और जुनूब में ज़िला कसूर वाक़े है। दरियाए रावी शहर के शुमाल में बहता है और शहर का काल रकबा 404 मुरब्बा किलोमीटर 156 मुरब्बा मील है। दरियाए रावी की अहमियत लाहौर के लिए इसलिए इंतहाई अहम है क्योंकि ये शहर इसी के किनारे आबाद किया गया। कदीम वक्तों में ये शहर के बैत करीब था और शाही कला के साथ बहता था, जबकि अब ये अपना रुख तब्दील करने के बाद कदीम शहर कुछ फासले पर बहता है। लाहौर नहर बम्बाहवाल रावबदाह नहर से निकलती है और लाहौर के मशरिक में बहती है। ये 37 मील 60 किलोमीटर तवील है। तवील आबी गुजरगाह इब्तिदाई तौर पर मुगलों ने बनाई थी, जिसे 1861 में अंग्रेजियों ने बेहतर बनाया। आबो हुआ। लाहौर का मौसम ज़्यादातर नीम खुश्क होता है। पूरे साल गर्म तरीन महीना जून है, जिसमें दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर जाती है। मानसून का आगाज जून के आखिरी अयाम में होता है, जिसकी वजह से फिर जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। इसके अलावा साल का सबसे ठंडा महीना जनवरी का महीना होता है। शहर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री 30 मई 1944 को और 10 जून 2007 को रिकॉर्ड किया गया था। लाहौर में आमतौर पर कभी दर्जा हरारत 0 डिग्री तक नहीं पहुंचा, लेकिन 17 जनवरी 1935 के दिन इस शहर का दर्जा हरारत -2.2 डिग्री तक चला गया और ये लाहौर का अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत है जो रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, ये थी लाहौर की तारीख और अहवाल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में पाकिस्तान के एक और शहर के तारुफ के साथ। तब तक अपने मेज़बान ज़िया साबरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।